हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए नागरिकता जो आपकी भाग 2 में है, नागरिकता चैप्टर लेकर आए हैं और उसी को हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज हम नागरिकता को। तो साथियों, यह है हमारे भाग 2 में दिया हुआ नागरिकता। ठीक है, नागरिकता की बात की जाए अगर तो भाग 2 में इसका वर्णन दिया गया है। भाग 2 में, ठीक है, नागरिकता का जो वर्णन है किसमें दिया गया है, तो आपका भाग 2 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल आपके 5 से 11 तक इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, और नागरिकता की अगर बात की जाए किससे प्रेरित है, किस संविधान से यानी किस देश से हमने लिया है इसको, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको हमने लिया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है साथियों, कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से इसको हमने प्राप्त किया है। तो इसमें दिया हुआ है भाग 2 में आपका क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, कितने तक, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, जिसमें से आपके 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद थे जो आपके लागू कर दिए गए थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके जो आर्टिकल हैं ये नागरिकता से संबंधित है और ये आपके 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद प्रेरित की अगर बात की जाए, ये कहां से इंस्पायर्ड है, हमारा जो नागरिकता है वो हमने किस देश से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको हमने प्राप्त किया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको प्राप्त किया है। और जो हमारे देश की नागरिकता है वो कैसी है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता है। ठीक है साथियों, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, केवल एक ही देश का हमारे पास एक तरीके से कह सकते हो आइडेंटिटी होगी या पहचान पत्र होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में क्या चलता है, भारत में आपका आधार कार्ड चलता है, हर व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होगा और यही हमारी क्या होती है, नागरिकता होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अगर बात की जाए नागरिकता प्राप्त किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जो नागरिकता होती है उसको प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं जिससे हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता को प्राप्त करने के हमारे 5 तरीके हैं। एक तो हम जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और भूमि अर्जन के माध्यम से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। जैसे कौन कौन से आपके हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, एक तो आपका हो जाएगा जन्म के माध्यम से। ठीक है, जन्म के माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और भूमि अर्जन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो जन्म के माध्यम से, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे हम नागरिकता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं नागरिकता से प्राप्त कुछ विशेष अधिकारों के होने का अधिकार। यानी जब हमारे पास नागरिकता होती है तो हमें कौन से विशेष अधिकार मिल जाते हैं जो हमें नागरिकता के माध्यम से ही मिलते हैं। तो पहले से उसमें देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार होते हैं। पहली बात, अगर हमारे पास नागरिकता है तो हमको मताधिकार का अधिकार होगा, यानी कि हमको वोट डालने का अधिकार होगा जब हमारे पास नागरिकता होगी। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या होगा कि अगर हमारे पास नागरिकता है तो हम यहाँ पे देश में क्या है, चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ, अगर हमारे पास नागरिकता है तो सरकारी योजनाएं जो भी आएंगी उन योजनाओं को हमको लाभ मिलेगा, अगर हमारे पास नागरिकता नहीं है तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरियों में अवसर, अगर कोई भी सरकारी नौकरी आती है तो अगर हमारे पास नागरिकता है तो हमको क्या होगा, इसमें अवसर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिले हुए हैं। जैसे आपके कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल किसको मिले हैं, केवल भारत के नागरिकों को ही मिले हैं जिनके पास भारत की नागरिकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अब बात करते हैं नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे और उसके क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई जन्म से हम नागरिकता प्राप्त करेंगे और जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है। जैसे
किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, भारत की नागरिकता मिलेगी। कैसे? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ, या तो 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या फिर उसके बाद में उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसको क्या होगा, नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ आपके अपवाद भी थे। जैसे कौन से अपवाद हैं? एक तो अपवाद ये हो जाएगा कि विदेशी जो राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, जो विदेशी राजनयिक हैं उनके जन्मे भारत में जो बच्चे होते हैं उनको भी नागरिकता मिलने लगी इसके माध्यम से। शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, जो शत्रु के अधीन हमारा क्षेत्र होता है, जैसे अगर बात की जाए पीओके की, ठीक है, पीओके जो हमारा क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये हो गया क्या, हमारा अपवाद हो गया। जब ये भी इन लोगों को भी नागरिकता मिलने लगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इससे थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुई और हमको क्या करना पड़ा, एक संविधान संशोधन करना पड़ा। और जिसके लिए हमें क्या किया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया। ठीक है, कौन सा संशोधन किया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया। और जिसमें क्या कह दिया गया कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। इसका का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर कोई विदेशी राजनयिक भारत में जिसके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको नागरिकता तब दी जाएगी, ये जो संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा, उसमें नागरिकता तब दी जाएगी जब उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, या फिर कह सकते हैं उसके पास, उसके माता या पिता के पास, किसी के पास भी एक लोगों के पास में भारत की नागरिकता होगी। ठीक है, किसके, या तो माता के पास हो और या फिर पिता के पास हो। माता या पिता में से अगर किसी के पास भी भारत की नागरिकता होगी तो उस बच्चे को क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, भारत की अगर नागरिकता है तो ये कब किया गया है, तो ये किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद बात की जाए तो ये दोनों लोगों की बात की जाए तो पहले ये पिता का, केवल पिता के आधार पर मिलती थी, लेकिन माता का नाम कब जोड़ा गया है, तो माता का इसमें नाम जो जोड़ा गया है 1992 को जोड़ा गया है। ठीक है भैया, आगे बताएंगे इसको आपको हम। आगे क्या हुआ, वंश परंपरा की अगर बात की जाए, ये दूसरी हमारा तरीका है वंश परंपरा के माध्यम से। तो वंश परंपरा के माध्यम से हम नागरिकता कैसे प्राप्त सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, यानी किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, कहां पर, विदेश में, किसी दूसरे देश में का उसका जन्म हुआ है, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसकी क्या कंडीशन है। जैसे जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। जब विदेश में उसके बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे किसी को कोई व्यक्ति ले लीजिए और उसके बच्चे का जन्म जो है अमेरिका में हुआ है और उसको भारत की नागरिकता अगर लेनी है तो उसके माता और या फिर पिता कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो उसको क्या हो जाएगा, नागरिकता किसके आधार पर दे दी जाएगी, तो वंश परंपरा के आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी, या कह सकते हो वंश के आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये तो केवल पिता के आधार पर मिलती थी, लेकिन फिर माता का नाम कब जोड़ा गया है, तो ये लिखा है कि माता शब्द 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, माता जो था ये कब जोड़ा गया, तो 1992 में इसको जोड़ा गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसी में कहा गया था कि माता की जो नागरिकता होगी उसके आधार पर भी बच्चे का भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मान लिया जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी शादी किसी विदेश में हो गई, किसी से, किसी लड़की के साथ में, और उसके बाद में क्या हुआ, तो वो अगर व्यक्ति कह दे कि हमको हमारे बच्चों को भारत की नागरिकता चाहिए, और लेकिन उसके बाद में उसकी जो बीवी के साथ उसका अगर डिवोर्स हो जाता है, तो अगर उसकी बीवी के साथ डिवोर्स हो जाएगा तो उसके पिता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके लिए जो उसकी माता होगी उसकी नागरिकता को देखते हुए उसकी माता की नागरिकता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर उसके माता के पास भारत की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता मिलेगी, अगर भारत की नागरिकता उसकी माता के पास नहीं है तो उसकी भारत की नागरिकता उसके बच्चे को नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया और जिसके माध्यम से क्या कह दिया गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी में कह दिया गया 1992 में ये शब्द जोड़ा गया। वैसे तो पिता के नाम पर ही केवल नागरिकता दी जाती थी, लेकिन ये 1992 जो अधिनियम किया गया, संशोधन अधिनियम था, उसके माध्यम से माता का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया और उनके नाम पर भी बच्चे को भारत की नागरिकता मिलने लगी। ठीक है, आगे बात की जाए अब
नोट इसी में एक दिया हुआ है आपका, नोट को इसको कायदे से पढ़ेंगे। इसमें एक बात ये दी हुई है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये 3 दिसंबर 2004 की बात है भैया। इसमें एक कानून बनाया गया और जिसमें कह दिया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत के बाहर जन्मे बच्चे को, अगर कोई बच्चा है जो भारत के बाहर यानी विदेश में जन्म लेता है, तो उसको वंश परंपरा या कह सकते हैं उसके माता पिता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान क्या हो गया, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना आवश्यक है। अगर जब इसमें कह दिया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चे को अगर विदेश में जन्मा है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन नागरिकता उसको मिल सकती है, किस आधार पर मिलेगी, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जैसे बच्चे का जन्म होता है और उसके 1 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व उसको क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले उसको भारतीय दूतावास जो होता है, जिसे कहते हैं इंडियन एम्बेसी, जहां पर आपके भारत के दूतावास लोग रहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या कराना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको पंजीकृत कराना पड़ेगा और उसके बाद ही उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे बात की जाए पंजीकरण से। अगर तीसरा ये हमारा क्या है, पंजीकरण से कैसे नागरिकता मिलती है, तो पंजीकरण से नागरिकता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जिसको पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से लेकर 5 से 7 वर्ष तक भारत में अगर निवास करने वाला है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किस कंडीशन पर, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि भारत में इसका जन्म तो हो गया लेकिन रह रहा है बाहर, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको भैया यहाँ पे 5 से 7 वर्ष क्या करना पड़ेगा, भारत में निवास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखा जाए कि विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या फिर करने वाली है, अगर कोई विदेशी महिला है जो भारतीय व्यक्ति से शादी कर चुकी है या फिर करने वाली है, तो उसको भी पंजीकरण के माध्यम से क्या हो जाएगा, नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। ठीक है, आगे राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। राष्ट्रमंडल क्या होता है, मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं आपके, उसमें जो भी देश भाग लेते हैं, उन देशों के अगर कोई भी जो व्यक्ति है और उस भारत में रहने या भारत में सरकारी नौकरी कर रहा है, कि भारत की अगर नौकरी कर रहा है, भारत में रह रहा है, तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किसके आधार पर दी जाएगी, तो उसको भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर ही दी जाएगी। किसके आधार पर, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, किसके आधार पर दी जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी, जो कि विदेशी व्यक्ति है या राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक हैं जो भारत में नौकरी करते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, तो उनको भी पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता दी जाएगी। और ऐसी विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या फिर करने वाली है, तो उसको भी पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता भारत की दी जाएगी। ठीक है, आगे बात की जाए देशीकरण। ठीक है, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता किसको दी जाती है, तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है भैया कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। देशीकरण से नागरिकता कैसे मिलेगी, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है जो चाहता है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि वो स्वेच्छा से चाहता है कि हम भारत की नागरिकता हम चाहते हैं और भारत में रहना चाहते हैं, तो उसको तो नागरिकता दे दी जाएगी किसके का माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है आपकी, जैसे कि कंडीशन कौन सी है, भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, जिस दिन भी उसने क्या किया है, आवेदन किया है। मान लिया जब उसने आवेदन किया है और आवेदन जैसे मान लिया आज उसने आवेदन किया है, तो आज से पहले वो 1 साल भारत में रह चुका हो, 1 वर्ष भारत में जब रह चुका होगा तब वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी कि आवेदन कर सकता है। ठीक है, तब उसको नागरिकता दी जाएगी। उसके साथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, या फिर वो क्या कह सकते हैं कि 11 वर्षों तक भारत में रह चुका हो,
या फिर संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो। जो कि जैसे आपकी संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, ठीक है, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं आपकी हैं? तो संविधान में आपकी 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से किसी एक भी भाषा में उसको अगर अच्छा ज्ञान है और वो निपुण है उस भाषा को बोलने में या लिखने में, तो क्या आ जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन किसके आधार पर दी जाएगी? तो देशीकरण के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो देशीकरण की नागरिकता किसके आधार पर मिलती है? पहली बात तो कि वो आवेदन करने के 1 वर्ष से, यानी आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, साथ ही 11 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा हो, और उसके बाद में संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा में उसको अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। लेकिन जो आपका 11 वर्ष दिया हुआ है, ये 2019 से घटा के कम कर दिया गया है। पहले 11 वर्ष था, लेकिन इसको 2019 से घटा के इसको केवल 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, केवल 5 वर्ष कर दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति 11 की जगह पे 5 वर्ष भी लगातार अगर भारत में रह रहा है, तो भी उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन किसके आधार पर दी जाएगी? देशीकरण के आधार पर दी जाएगी, और वो भी कंडीशन, वो अगर विदेशी है तो, ठीक है भैया। आगे बात की जाए भूमि अर्जन के द्वारा, ठीक है, भूमि अर्जन, तो ये हमारा 5वां तरीका है। भूमि अर्जन के माध्यम से उसको नागरिकता कैसे दी जा सकती है? तो भूमि अर्जन के द्वारा उसको नागरिकता दी जाएगी जैसे भारत सरकार द्वारा किसी नए विभाग नहीं कर सकते, भूभाग, ठीक है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत हो गया है, भूभाग, ठीक है, भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया गया हो। यानी कि जैसे अगर भारत देश है और इसने किसी भी भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया है, मान लिया हमने क्या किया, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान ले सकते हैं, या फिर चाइना ले सकते हैं, या फिर आपका कोई पड़ोसी क्षेत्र है, जैसे नेपाल ही ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप बांग्लादेश ले लीजिए। तो जो भी देश हैं आपके, अगर इन देशों से कोई भी भूमि है और जो हमने अपने हिस्से में ले ली है, उस पर हमने कब्जा कर लिया है और वो हमारी हो चुकी है, तो वहां पर भी अगर एक व्यक्ति भी स्थित होगा, यानी एक व्यक्ति भी अगर रह रहा होगा, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि 2015 में एक क्या हुआ था, 2015 में संविधान संशोधन किया गया था, 100वां संविधान संशोधन, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2015, ठीक है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, और जिसमें क्या किया गया, इसमें भैया जो बांग्लादेश था, ठीक है, बांग्लादेश से हमने 51 क्षेत्र प्राप्त किए थे। 51 क्षेत्र ऐसे थे जो हमने क्या किया था, प्राप्त किए थे। और उन 51 क्षेत्रों में जितने लोग भी रह रहे होंगे, जितने लोग भी रह रहे होंगे, उन लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई, क्योंकि वो क्षेत्र जो अब हैं वो भारत के हो गए हैं। और अगर वो क्षेत्र भारत के हो गए हैं, तो वहां के लोग भी जो वहां पे रह रहे हैं वो भी अब भारत के निवासी हैं, और इसीलिए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। लेकिन किस आधार पर दी गई है? तो भूमि अर्जन के आधार पर उन लोगों को नागरिकता भारत की दे दी गई है। और इसी में क्या हुआ था, बांग्लादेश को हमने अपने 111 क्षेत्र दिए थे, ठीक है, 111 क्षेत्र हमने अपने भारत को, यहाँ पे बांग्लादेश को दिए थे। तो वो जो हमने 111 क्षेत्र दिए थे, उन देश क्षेत्रों पर जो भी व्यक्ति रह रहे थे, उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि वो क्षेत्र जो है अब बांग्लादेश के कब्जे में है। और वो जब बांग्लादेश के कब्जे में है, तो उनकी भारत की जो वहां पे व्यक्ति थे, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। और जो 51 क्षेत्र हमारे हिस्से में आए, उनकी नागरिकता हमने अपने आप स्वतः ही उनको दे दी, ठीक है भैया। तो ये 5 तरीके थे आपके नागरिकता प्राप्त करने के। एक तो आपका हो गया, कौन कौन से थे आपके, एक हो जाएगा भूमि अर्जन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देशीकरण के द्वारा, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। फिर पंजीकरण के माध्यम से, और पंजीकरण के बाद अगर बात की जाए तो हमने वंश परंपरा के आधार पर पढ़ा, और वंश परंपरा की अगर बात की जाए तो जन्म के आधार पर हमने पढ़ा। तो 5 तरीके ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी अपनी अलग अलग कंडीशन है जिनके माध्यम से हम नागरिकता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगर ये तो हो गया नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है, किस आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये आज का वीडियो यहीं तक होगा, उसके बाद में आगे मिलेगा आपको कल अगले वीडियो में। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।